नमस्कार, जोहार। हम फिर से हाजिर हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। कार्यक्रम है स्वस्थ भारत और आज के अंक में हम चर्चा करने वाले हैं शीतकाल में बुजुर्गों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशित कुमार। डॉक्टर निशित, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने अपने चर्चा का विषय रखा है कि बुजुर्गों में होने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों में कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों को, विशेषकर ऐसे लोग जो कि 60 साल के ऊपर हैं, उन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठंड के मौसम में सांस की समस्या, विशेषकर जो ऐसे मरीज जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं या फिर COPD से पीड़ित हैं, उनकी बीमारी ख़राब होने का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। उसे हम एक्यूट एक्सरसेवेशन ऑफ COPD भी बोलते हैं। बुजुर्गों को निमोनिया का भी खतरा बढ़ जाता है ठंड के मौसम में। सामान्य सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, ये सब तो दिसंबर और जनवरी के मंथ में काफ़ी कॉमन है ही। साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक तथा बेल्स पैल्सी, ये सब का भी खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है। तो इसलिए वृद्ध लोगों को इस मौसम में अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। जी, अब हम एक एक करके उन सारी बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए, उसका कारण क्या है और उसका बचाव किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम निमोनिया की बात करें तो अगर कोई बुजुर्ग जो है अगर निमोनिया से ग्रसित है तो उनमें कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे और उसका कारण क्या क्या हो सकता है और उससे बचाव किस प्रकार से किया जाए। बिल्कुल, इस मौसम में निमोनिया बहुत ही कॉमन बीमारी है। निमोनिया के जो सामान्य लक्षण हैं उसमें बुखार का आना, सांस फूलना, खांसी का आना, कमजोरी लगना, भूख की कमी हो जाना इत्यादि सामान्य लक्षण हैं। आज के कोरोना काल में हर किसी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर होता है। ऑक्सीजन कम होने का भी खतरा निमोनिया में बना रहता है। तो अगर कोई भी वृद्धजन जिन्हें लंबे समय से खांसी या फिर बुखार की शिकायत है तो उन्हें अत्यंत शीघ्र डॉक्टर से मिलना चाहिए। निमोनिया कई प्रकार का हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है, वायरल निमोनिया भी हो सकता है। कोरोना से जो निमोनिया होता है वो एक प्रकार का वायरल निमोनिया ही है और बैक्टीरियल निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के निमोनिया होते हैं। निमोनिया के जांच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे में निमोनिया का पता चलता है और फिर उसके मुताबिक डॉक्टर फिर उसका उचित इलाज करते हैं। जी जी, इससे बचाव के लिए क्या खान पान या हमारी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसमें भी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो भी वृद्धजन हैं उन्हें ठंड से बचा कर रखना चाहिए। हमेशा ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करें, ठंडी जगहों पे जाने से बचें। अगर बाहर जाते भी हैं तो अच्छे से मफलर ये सब ओढ़ करके और गर्म कपड़ा ये सब पहनकर उन्हें निकलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी के समय में ट्रांसमिशन का भी खतरा रहता है, इसीलिए हमेशा मास्क ये सब का उपयोग करना चाहिए। जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, हाथ को धोना चाहिए। और इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आती हैं। तो जो भी लोग 60 साल के ऊपर हैं या ऐसे लोग जिन्हें पहले से हृदय संबंधी या फिर कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ या क्रोनिक लंग डिजीज़ जैसे COPD, ब्रोंकियल अस्थमा है, उन लोगों में न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी इंडिकेटेड है। 60 साल के ऊपर सभी लोग न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवा सकते हैं और साथ में उन्हें ईयरली एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। इससे बचाव हो सकता है। अच्छा है कि हम उम्र की दौर में जब पहुंचे तो टीकाकरण करवा लें, तो उससे हमें जो है कई खतरनाक बीमारियों से बचाव हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से बच्चों में टीकाकरण होता है उसी तरह से वृद्ध लोग जिनकी इम्यूनिटी समय के साथ कमज़ोर हो जाती है, उन लोगों में भी टीकाकरण का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जी, आपने एक और बीमारी की चर्चा की, ब्रेन स्ट्रोक, और आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ठंड के मौसम में विशेषकर जब टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सामान्य से कम हो जाता है, उस वक्त ठंड के कारण हमारे जो ब्लड वेसल हैं यानी कि रक्त तंत्रिकाएँ हैं वो भी संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण BP बढ़ने का खतरा रहता है। तो ऐसे वृद्ध लोग जिन्हें पहले से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लोग अगर ठंड में एक्सपोज होते हैं, कोल्ड वेदर से अगर एक्सपोज होते हैं, तो उन लोगों में सडनली BP बढ़ने का खतरा रहता है, जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक या फिर पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो हैं
किसी एक हाथ में कमजोरी आना, चेहरे का एक तरफ गिर जाना, या फिर कमजोरी आना चेहरे पर, स्लरिंग ऑफ वॉइस यानी कि ठीक से बातचीत नहीं कर पाना, ये आवाज सारे में लड़खड़ाहट जिसको बोलते हैं, लड़खड़ा जाए, ये सारे इसके लक्षण हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण किसी भी वृद्ध लोगों में ठंड के मौसम में दिखता है तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अत्यंत शीघ्र आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें या फिर अस्पताल में जाएं ताकि इसका सही इलाज हो पाए। जी जी। और आजकल तो जहाँ अभी तापमान और ज़्यादा ही गिर रहा है, ऐसे में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए। एक और समस्या जो शीतकाल में देखने को मिलती है, उसे बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लगता है कि शीत से बचाव करने के लिए अगर घर में हम कुछ सिखरी या आग जला कर रखें तो वो अच्छा रहेगा, या रूम हीटर का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये क्या स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है? बिल्कुल। सिगरी या फिर कोयला ये सब घर के अंदर, या गोईठा ये सब घर के अंदर जलाना जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। ये एक तरह से इंडोर एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। घर में अगर आप धुआं ये सब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी वातावरण में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा करने से ऐसे वृद्ध लोग जिन्हें पहले से अस्थमा या COPD की शिकायत है, उन लोगों में तकलीफ बढ़ सकती है। उन्हें एक्यूट एक्सरसेवेशन ऑफ अस्थमा यानी कि अस्थमा का अटैक भी आ सकता है। तो इसीलिए घर में कभी भी सिगरी या फिर कोयला, गोईठा ये सब बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। अगर गर्म करना ही है तो आजकल इलेक्ट्रिक हीटर आता है जिसमें आपका ऑयल हीटर भी रहता है, जिससे आपका मॉइस्चर या फिर वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ऐसे हीटरों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो पूरी तरह से सेफ है, उसमें कोई खतरा नहीं है। जी। और जब भी अगर अलाव या तापना हो तो आप बाहर, रूम के बाहर ताप सकते हैं, और कभी भी बंद कमरे में इसका प्रयोग ना करें, वो ज़्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा हितकारी है। यहाँ पे हम 2-4 बार जो है वो COPD का जिक्र कर चुके हैं। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई व्यक्ति COPD से ग्रसित है तो उसमें कौन से लक्षण नज़र आएंगे, इसके कारण क्या है और इससे बचाव किस प्रकार किया जा सकता है? COPD जो है उसका फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। ये नॉर्मली ऐसे लोगों में होता है जिनकी उम्र 40 साल से अधिक होती है, जो कि काफ़ी लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं। भारतवर्ष में कई सारी औरतें जो हैं वो धूम्रपान तो नहीं करती हैं, लेकिन बायोमास फ्यूल एक्सपोजर से एक्सपोज होती हैं, जैसे कि अलाव जलाना, गोईठा जलाना, बंद कमरे में खाना पकाना जिसमें धुआं ये सब ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण भी सिगरेट जितने ही हानिकारक होते हैं, ये सारे तत्व जो होते हैं, धुएँ जो होते हैं, उसके कारण भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है। इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो अस्थमा से मिलते जुलते हैं। इसमें भी सांस फूलना, फेफड़े से घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, लगातार खांसी होना, ये सारी शिकायतें पेशेंट बोलता है। इसका जो सबसे अच्छा जांच का तरीका है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि स्पायरोमेट्री। अगर स्पायरोमेट्री करते हैं तो वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। उससे पता चल जाता है कि हमारी सांस की नली संकुचित है कि नहीं है। और इसका जो इलाज है वो सबसे बेहतर जो होता है वो आपका इन्हेलर के द्वारा होता है। तो इन्हेलर जो है वो बहुत ही सेफ दवा है, तो इन्हेलर की मदद से COPD का इलाज संभव है। लेकिन बचाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, अगर धूल धुएँ पॉल्यूशन से अगर दूर रहते हैं तो COPD होने का खतरा ही नहीं रहेगा। जी। और बचाव जो है वो ज़्यादा अच्छा है इलाज से। यहाँ पर हम स्नोफिलिया के बारे में जानना चाहेंगे। ज़्यादातर कहा जाता है कि जब भी किसी भी का खांसी या कुछ जुकाम नहीं रुक रहा तो सभी पूछते हैं स्नोफिलिया हुआ है क्या, स्नोफिलिया हुआ है। स्नोफिलिया है क्या? इयोसिनोफिलिया एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है। इयोसिनोफिल जो होते हैं वो अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, TLC DLC कराते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक इयोसिनोफिल भी है। सामान्यतः यह एक एलर्जी में इयोसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, इयोसिनोफिलिया, ये सारे टर्म जो हैं लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो
अगर आप मेडिकल उससे देखें, नज़रिए से देखें, तो ईओसिनोफिलिया जो है वो आपका कई कारणों से हो सकता है। एक ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया भी होता है, जो कि एक तरह के इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे फाइलेरिया ये सब होता है, उसके कारण भी ईओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है। उसका इलाज 1 से 2 हफ्ते अगर आप दवा देते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसमें भी पेशेंट जो है वो सर्दी, खांसी, सांस फूलने की शिकायत करते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ही कॉमन है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया। अस्थमा के जो रोगी होते हैं उनका भी ईओसिनोफिल काउंट कई बार बढ़ जाता है जी। तो इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफ़ी लंबे समय से मौसम के परिवर्तन के साथ सर्दी खांसी हो रही हो, नाक से पानी गिर रहा हो या फिर वीजिंग हो रहा हो, जिससे कि हम कहते हैं कि फेफड़े से घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, धूल, धुएं इत्यादि से अगर उन्हें एलर्जी की शिकायत हो, तो ऐसे लोगों को भी का भी ईओसिनोफिल काउंट बढ़ सकता है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। डॉक्टर उनकी भली भांति जांच कर सकते हैं और एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि किस कारण से ईओसिनोफिलिया है, और फिर उसका सटीक इलाज कर सकते हैं। जी जी जी। ब्रोंकाइटिस की हमने अभी चर्चा की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ब्रोंकाइटिस क्या है, ये क्या अस्थमा से अलग है? ब्रोंकाइटिस जो है वो कुछ नहीं है, वो एक जो सांस की नली की सूजन है उसे ही ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस किसी भी उसमें हो सकता है, जो काफ़ी दिनों से सिगरेट का सेवन कर रहा हो उन लोगों को भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। उसके कारण लगातार खांसी आना, सांस फूलने की दिक्कत होना हो सकती है। अभी आपने जो COPD की बात की, वो भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी एक तरह का ब्रोंकाइटिस ही है, और एस्थमा भी ब्रोंकाइटिस है। एस्थमा में भी सांस की नली का ही सूजन होता है। इसमें अंतर क्या है कि एस्थमा में जो सिम्टम होता है वो एपिसोड्स में आता है, बीच बीच में ऐसा भी होता है जबकि पेशेंट बिल्कुल ही ठीक रहते हैं। तो आप कई ऐसे पेशेंट्स को देखे होंगे जिन्हें विशेषकर ठंड के मौसम में या फिर अगर कोई धूल धुआं से एक्सपोजर होता है तभी उन्हें प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज वो पूरे साल भर बिल्कुल ठीक रहते हैं, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD के पेशेंट जो रहते हैं वो सालों भर परेशान रहते हैं। तो ये सारा कुछ एक तरह का ब्रोंकाइटिस ही है। जी। यहाँ पे हम जान लें कि टीबी जो है वो टीबी उसके भी जो लक्षण हैं वो सामान्यतः जो खांसी सर्दी है उसके साथ ही आते हैं। लगातार खांसी जो है वो आगे चलकर टीबी हो सकता है। तो टीबी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि टीबी के मरीज में कौन से लक्षण नज़र आते हैं और उससे बचाव के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। टीबी जो है वो एक तरह का संक्रमण है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया से होता है। ये काफ़ी पुरानी बीमारी है और इंडिया में काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित हैं। इसके कारण काफ़ी मौतें भी होती हैं। अभी सरकार बहुत अच्छा से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चला रहा है। टीबी के जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को 2 हफ्ते से अधिक अगर खांसी की शिकायत है तो उन्हें अपने बलगम की जांच करा लेनी चाहिए। बलगम का जांच टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट या मुफ्त आप कह सकते हैं, सारे ही सरकारी अस्पताल में होता है, सदर अस्पताल रहे या जिला अस्पताल रहे, वहाँ इसकी जाँच पूरी तरह से मुफ्त होती है। और टीबी अगर पॉजिटिव आता है बलगम में तो फिर उसका इलाज भी सरकार द्वारा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट या निःशुल्क किया जाता है। अब जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, सामान्य सर्दी खांसी से टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। लंबे समय से यानी कि 2 हफ्ते से अधिक खांसी होना, खांसी में खून आना, बलगम के साथ खून मिश्रित होना, वजन कम होना, बुखार का आना, ये सारे टीबी के लक्षण हैं। तो अगर ऐसी कोई भी शिकायत रहती है तो पास के अस्पताल में जाकर आप अपना निःशुल्क बलगम जांच करा सकते हैं और साथ में डॉक्टर से मिलकर के एक्सरे ये सब की भी जांच करा सकते हैं। टीबी जो है सिर्फ फेफड़े तक सीमित नहीं रहता है, कई बार लिम्फ नोड टीबी, ब्रेन टीबी, एब्डोमिनल टीबी ये सब भी हम लोग सुनते हैं। तो टीबी जो है शरीर के किसी भी अंग को ग्रसित कर सकता है, लेकिन हाँ, फेफड़े की टीबी जो होती है वो सबसे कॉमन होती है और इसके कारण संक्रमण का खतरा अधिक होता है। टीबी का जो इलाज होता है वो सामान्यतः 6 महीने का होता है। कई लोग जो होते हैं वो अगर जो कि ठीक तरह से दवा नहीं खा रहे हों या जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज़ ये सब और शुगर अनकंट्रोल हो, तो फिर टीबी का ख़राब होने का खतरा भी रहता है और उन लोगों को फिर MDR टीबी होने का खतरा रहता है, जिसे हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। उस टीबी के केस में उसका इलाज जो रहता है वो 6 महीने से अधिक का होता है। जी, और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर समय पर इस बीमारी की पहचान हो जाती है और सही इलाज होता है तो ये टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है।
आज टीबी जो है वो लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज पूरा हो सकता है और मरीज जो है वो 100% ठीक भी हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लें हृदय रोग की, मधुमेह के जो मरीज हैं और जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, उनको शीतकाल में, जाड़े के मौसम में क्या क्या बचाव करना चाहिए? जहाँ तक उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ठंड के मौसम में स्ट्रोक ये सब का खतरा बढ़ जाता है, उसी तरह से हृदय घात का भी खतरा बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में जितनी भी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। तो ऐसे सारे मरीज जिन्हें उच्च रक्तचाप से बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से रेगुलर इंटरवल पर मिल करके अपनी ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए और दवा ये सब सही तरीके से खाते रहनी चाहिए। किसी भी हालत में दवा का सेवन छोड़ना नहीं चाहिए और ठंड से बचाव करके रखना चाहिए। इसी तरह से ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठंड के मौसम में लोगों का चलना फिरना भी कम हो जाता है। ज़्यादातर वृद्ध लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक ये सब अवॉइड करते हैं और घर पे ही रहते हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर के साथ साथ ब्लड शुगर भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसमें खान पान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मीठी चीज़, कैलोरी युक्त चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों को भी या तली हुई चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी खाना जैसे कि आपका फल हो गया, फ्रूट जूस अवॉइड करें, लेकिन फल, छिलके वाले फल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में इसके साथ में आप हरी सब्जियों का सेवन ये सब करें, इससे स्वस्थ रहेंगे आप। जी, खान पान के साथ साथ जीवन शैली में जो है व्यायाम और वॉक करना ये सब तो शामिल है ही, लेकिन उसमें समय का ध्यान रखना होगा कि बहुत सुबह उठकर वॉकिंग पर ना जाएं। यहाँ पर जब बढ़ती उम्र में एक जो सलाह दी जाती है वो है रूटीन चेकअप की। तो रूटीन चेकअप के लिए जब कोई जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनको कौन कौन सी जाँच आवश्यक रूप से करवानी चाहिए? वृद्ध लोग, विशेषकर ऐसे लोग जो कि 60 साल के ऊपर हैं, उन्हें बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे ईयरली अपना चेकअप, हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। इसको हेल्थ चेकअप को हम लोग कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि खून की जांच है, तो खून की जांच में रूटीन CBC, LFT, KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और एक ब्लड की टेस्ट जिससे हेमोग्लोबिन और इन्फेक्शन इत्यादि का पता चलता है। इसके अलावा एक ECG, ब्लड शुगर, फास्टिंग PP यानी कि खाली पेट और खाना खाने के बाद लिपिड प्रोफाइल जिसमें कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सब की जांच होती है। ये सारी जांच तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई विशेष प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से सिगरेट का सेवन कर रहे हैं या अगर आपको खांसी है, तो फिर एक एक्सरे भी करा लेना बेहतर है। अगर इन सारी जांचों को करा लेने के बाद डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, जहां पे आपका ब्लड प्रेशर, वजन ये सब चेक किया जाता है। अगर उसमें किसी भी जांच की रिपोर्ट में कुछ खराबी आती है तो फिर उसके बाद अन्य जांचें की जा सकती है। जैसे हृदय के केस में अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर 2DA को ये सब की सलाह भी डॉक्टर या TMT की सलाह भी डॉक्टर दे सकते हैं। उसी तरह से अगर लंबे समय से सांस फूलने की बीमारी है, COPD का खतरा अगर लग रहा है, तो फिर डॉक्टर हो सकता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे, HRCT थोरैक्स यानी कि CT स्कैन, ये सब जांच की सलाह दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हेल्थ चेकअप साल में एक बार वृद्ध लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। जी, आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, साथ ही बात कर रहे हैं शीतकाल में उनकी देखभाल की, उनको कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम हड्डियों की बात ना करें तो ये जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अधूरी रह जाएंगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि उनको उठने बैठने में तकलीफ़ तो होती हैं। जाड़ों में देखा जाता है कि हड्डियां जो हैं वो अकड़ जाती हैं, उनमें सूजन आ जाता है और सामान्य जो उनकी अपनी जीवन शैली की जो कार्य हैं वो भी करने में बहुत परेशानी होती है। उसके लिए वो क्या करें और ये जो समस्या आ रही है वो कौन सी समस्या है? ऐसे मरीज जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में गठिया भी बोल सकते हैं, उससे अगर जो पीड़ित हैं, उन्हें ठंड के मौसम में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। जोड़ में दर्द होना, सूजन आना, ये सब उन सारे पेशेंट्स के लिए सामान्य बात है और उसके कारण रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी भी होता है। वो अपने नॉर्मल जो रोज़मर्रा के काम हैं उन्हें करने में उन्हें परेशानी होती है। तो ऐसे मरीजों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, अपने दवाइयों का सेवन करते रहें। अपने जो डॉक्टर हैं जो कि आपके गठिया रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे लगातार मिलते रहें। अपनी दवाइयों को उस हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सकता है सिम्टम्स के अनुसार, और प्लस ठंड से बच कर रहें। ऊनी कपड़ा पहने और अच्छा खाना खाएं।
जी जी। अगर आज की तारीख में हम कोरोना की बात ना करें तो ये स्वास्थ्य चर्चा जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना में जो आंकड़े हाल फिलहाल के जो आंकड़े बतलाते हैं उसमें दिखाया जाता है कि जो लोग बढ़ती उम्र के हैं और जो हृदय रोगी हैं, मधुमेह से ग्रसित हैं या उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, उनमें कोरोना का संक्रमण जो है वो ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ ऐसा है कि उनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनमें ही मृत्यु दर भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि वो घर पर रहें, बच कर रहें। ऐसे में वो कैसी जीवन शैली को अपनाएं कि अपने आप को स्वस्थ भी रखें और बाहर भी ना निकले। देखिए, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन देखें तो वो सारे लोगों में बराबर ही हो रहा है, लेकिन जो लोग वृद्ध हैं या जिन्हें मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि जिन्हें हृदय रोग या फिर किडनी रोग या सांस संबंधी पहले से परेशानी है, उन लोगों में मृत्यु दर अधिक है। तो ऐसे लोगों को विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आता है और इन सारे लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। बचने का एक ही तरीका है कि आप मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचें। घर से बाहर निकलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन घर से बाहर निकलें तो कहीं पर बैठकी लगाकर गप करना, जहाँ पे मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो वहाँ पर खतरा अधिक है। शादी ब्याह ये सब का मौसम है, अभी काफ़ी सारे लोग काफ़ी पिछले 6 महीने से बाहर नहीं निकले हैं, तो जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं। पूजा पाठ कहीं पर हो रहा है, कहीं पर शादी ब्याह हो रहा है, तो इन सब जगहों पे जाने से वृद्ध लोगों को खासकर बचना चाहिए और मास्क का प्रयोग सदैव करना चाहिए। और अगर आप जाते भी हैं तो फिर आकर अच्छे से अपने हाथ पैर ये सब अच्छे से धो लेना चाहिए, सैनिटाइज कर लेना चाहिए, तो इससे खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं होती या फिर लार्ज स्केल पे जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तब तक प्रिकॉशन ही एक तरीका है जिससे इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। जी जी। बढ़ती उम्र में एक जो समस्या और देखने को मिलती है कि पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर होने लगती है और अगर कहें दांत जबड़े भी जो हैं वो भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो ऐसे में किस तरह के खाद्य पदार्थों का जो है वो प्रमुख रूप से उन्हें ग्रहण करना चाहिए? कब्ज ये सब की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या वृद्ध लोगों में बहुत ही कॉमन है। ऐसे में ये ध्यान देना है कि फास्ट फूड हो गया या फिर वसा युक्त फूड हो गया, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज भी कम मात्रा में खानी चाहिए, जहाँ तक हो पाए शाकाहार और जिसमें रफेज ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, वो सारे खानों को खाना चाहिए। उससे पेट भी साफ रहता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि जांच करके उचित इलाज बता सकते हैं। जी जी। तो अभी के समय में आप क्या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, बढ़ती उम्र के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? 60 के ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें सारे लोगों को निमोनिया से बचने के लिए इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके लिए आप अपने पास के डॉक्टर से मिलें, जनरल फिजिशियन से मिल सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है वो साल में एक बार लगता है। ये उसी तरह का टीका है जैसे बच्चों को दिया जाता है। वृद्ध लोगों में भी इम्यूनिटी की कमी आ जाती है तो उन्हें भी ये टीका लेना चाहिए। इसके अलावा ठंड से बच कर रहें, इससे कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि बेल्स पैल्सी या ब्रेन स्ट्रोक या अस्थमा का एक्सेसरेशन इत्यादि। अलाव ये सब का प्रयोग घर के अंदर ना करें, अगर करना ही है तो बाहर करें। ऊनी कपड़े पहने, ठंड से बचें। वृद्ध लोग अर्ली मॉर्निंग वॉक के जो आदी हैं उन्हें थोड़ा अपना टाइम चेंज कर लेना चाहिए। जब धूप निकल आए उसी दिन बाहर निकलना चाहिए और स्वस्थ रहें, अच्छा खान पान करें। जी, और खान पान की बात हो रही है तो हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, मांसाहार का कम प्रयोग करें, जैसा कि अभी आपने भी बताया था। और अगर कोरोना काल की बात करें तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप जहाँ तक हो सके घर पर ही अपनी जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसको आजमाएं। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें ताकि हाथ जो हैं वो स्वच्छ रहें। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो तुरंत ही उस कपड़े को बदल लें और घर में जो प्रयोग कर रहे हैं उसी वस्त्र को पहनकर घर में रहें। ऐसे करके हम अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। डॉक्टर निशित, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका धन्यवाद और हम अपने दर्शकों से लेते हैं इजाज़त। जोहार।